अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है रोमा के लिए। समिया कितनी नेगेटिव पर्सन है और उसे ज़रा भी एहसास नहीं है। कम से कम रोमा के साथ तो मुखलिस हो जाती, और चाहे वो दुनिया में किसी के साथ मुखलिस ना सही, बहुत बुरा करने जा रही है वो रोमा के साथ। इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। अभी तो खैर मैंने भी नहीं देखा कि रोमा के साथ क्या हो गया, क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि आरिफ़ के साथ मिलकर उसने कोई प्लान किया है और यकीनन आरिफ़ ने आकर वहाँ पर कोई अफवाह उड़ा दी होगी, कोई गलत बात कह दी होगी कि उसके और रोमा के हवाले से। तो बहुत बहुत बुरा लग रहा है और अभी तक ये अंदाज़ा नहीं कर पा रही हूँ कि क्या शहवार सुधर जाएगी या फिर रोमा सैफ़ के लिए लिखी है, या फिर ज़ैन ही जो है वो रोमा को अपनाएगा, क्योंकि उसके अपने दिल की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होने जा रही। तो अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसका कपल किसके साथ बनेगा। लेकिन मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि रोमा को जो है वो सैफ़ुल इस्लाम मिलना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे जाके उनका मिलाप होता है, कैसे उनका टकराव होता है, या हो सकता है ना भी हो सकता है ज़ैन और रोमा का साथ लिखा हो। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है फ़ातिमा नदीम, इरम शब्बीर और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 20। माहौल यकदम ही बदमज़गी की लपेट में आया था। झिलमिलाती रोशनियाँ, खुश मिजाज और खुश लिबास मेहमान और मज़ेदार सी खुशबू उड़ाते बेशुमार खाने। कोई भी तो इस रौनक को बहाल करने में कामयाब ना हो सका जो एक फ़ाखिर के बीच महफिल से उठकर जाने से गायब हुई थी। हारून, ज़ारा, ज़ैन, सफ़दर अली, यहाँ तक कि तौकीर अहमद तक फ़ाखिर के पीछे पीछे बाहर गाड़ी तक आए थे। लेकिन नामालूम उसकी क्या तबीयत ख़राब हुई थी जो उसके मुँह से चंद अल्फाज से ज़्यादा निकालने की भी इजाज़त नहीं दे रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बस मैं और नहीं बैठ सकता। यहाँ से रवाना होने से पहले वो अपने नए नवेले ससुराली रिश्तों के बीच में खड़े होकर पूरी रुखाई से इस तरह वजह बयान कर रहा था जैसे यहाँ उसकी अपनी नहीं किसी और की शादी में शिरकत के लिए आया हो। डॉक्टर को बुला लेते हैं या हम लोग साथ ही चलते हैं तुम्हारे। हारून या जैन में से किसी ने बहुत इसरार से कहा था, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। नहीं, बस मैं चला जाऊँगा, मुख्तसर सा जवाब देते हुए वो अपने साथ बैठे कज़न को गाड़ी चलाने का इशारा कर चुका था और अंदर से यहाँ तक आने में वो जितने बुरे मूड का मुजाहरा सबकी दरख्वास्तों के जवाब में कर चुका था, उसके बाद अब मज़ीद कुछ कहना अपनी बेइज्जती करवाना ही था। फ़ाखिर की गाड़ी चले जाने के बाद भी वो सब कई मिनट बिल्कुल खामोश वहीं पार्किंग एरिया में ही खड़े रहे। बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि फ़ाखिर मियाँ इस तरह चले गए। हारून ने चौंक कर अब्बा की तरफ देखा। उनके लहजे में वही आजिज़ी थी जो बेटियों वालों के लहजे का लाजमी हिस्सा होती है। वो बारात के साथ आए किसी बुज़ुर्ग सूरत शख्स से कह रहे थे, आपको लग रहा होगा, हमें नहीं, वो तो शुरू से ही इसी किस्म के मिजाज का है। या तो बिल्कुल ज़िद नहीं करता और जब किसी बात पर अड़ जाए तो मजाल है कि कोई उसको अपनी जगह से हिला सके। चचा ताया टाइप वो साहिब बहुत फ़ख्र से इंकशाफ कर रहे थे। उनकी ढकी छुपी सी वार्निंग साफ समझ में आ रही थी। मगर ये कोई मामूल की ज़िद बहस नहीं थी अंकल। फ़ाखिर की अपनी शादी का मौका है, आप लोगों को उसे रोकना तो चाहिए था। ज़ैन अब तक खासा दिल जला चुका था, सो कहे बगैर नहीं रह सका। उन साहिब समेत चंद और बारातियों ने भी उसे कदरे नागवारी से देखा था। वो सब उसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते थे जिनके तहत लड़के वालों की हर बात जायज़ और हर फरमान पर बजा इरशाद की मोहर लगती थी। हम कैसे रोक सकते थे उसे? खुदा मालूम असल किस्सा क्या था। वाकई उसकी तबीयत ख़राब थी या फिर? ज़ैन की जसारत का जवाब देते उनकी निगाह उस पर पड़ी तो शायद थोड़ा सा रहम आ ही गया। आप क्यों फ़िक्र करते हैं, निकाह तो हो ही गया है, आए चने खाने को देर हो रही है। हरफ़े तसल्ली थमाकर वो सब उनका जवाब सुने बगैर तेज़ तेज़ कदमों से अंदर की तरफ चल पड़े थे। निकाह हो चुका है और अब असल फ़िक्र की बात यही तो है, उन सबसे पीछे आते हुए अब्बा ने बेबसी से सोचा था। अंदर खाना शुरू हो चुका था। लोगों को एक नया और सनसनीखेज़ मौजू हाथ आया था। खुदा ही जाने क्या बात हुई है, लड़का खाने पर भी नहीं रुका। ज़रूर कोई डिमांड पूरी नहीं की गई है। ऐसी बातों को पहले ही फ़ाइनल कर लेना चाहिए। और क्या हमारे मिलने वालों में एक लड़के ने मतलूबा गाड़ी मॉडल ना मिलने पर रुखसती रुकवा दी थी। यहाँ तो शुक्र है सिर्फ निकाह था, वरना बड़ी बेइज्जती की बात थी। खैर ये तो पैसे वाले लोग हैं, हर डिमांड पूरी कर देंगे। मुसीबत तो हम जैसे मिडिल क्लास तस्करे तबसरे लोग बड़ी बेरहमी से चुन कर उसी ज़ख्म पर उंगली रखते हैं जो सबसे ज़्यादा दुखता है और कमाल बेनियाजी से अनजान भी बने रहते हैं। क्या हुआ ज़ारा, कोई बड़ी परेशानी है क्या? समिया ने इतनी देर में उसके जर्द पड़ते चेहरे को कितनी ही बार इंजॉय किया था
और अब बहुत इत्मीनान से उसके करीब आकर खड़ी हुई थी। सारा ने एक नज़र उसके हाथ में थमी खाने की प्लेट पर डाली और दूसरी उसके चेहरे पर, जहाँ फातिहाना सी चमक थी। नहीं, कोई बात नहीं, उसने महज इतना ही कहा और तेज़ कदमों से चलती हुई स्टेज की तरफ चली गई, जहाँ इस वक्त रोमा अकेली बैठी थी। सारा ने करीब बैठते हुए उसका हाथ थामा तो अंदाज़ा हुआ कि वो कितना सर्द पड़ रहा था। फ़ाखिर की तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। तुम परेशान मत हो। अपने लहजे के खोखलेपन का उसे खुद भी एहसास था। तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। जानबूझकर उसने मौजू बदला था, लेकिन खुद को नॉर्मल रखने की सारी कोशिश के बावजूद वो एक अच्छी एक्टर साबित नहीं हो रही थी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी सारा, बहुत धीमी आवाज़ में कहते हुए रोमा ने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया तो वो इसरार करने लगी। थोड़ा बहुत खा लो, आज दोपहर भी तुम ऐसे ही चली गई थी पार्लर के जिक्र पर उसे फिर से बड़ी कड़वाहट का एहसास हुआ। सारी गड़बड़ शायद वहीं से शुरू हुई थी। वो अभी तक वहीं अटकी हुई थी। नहीं, अभी कुछ नहीं, और तुम यहीं मेरे पास बैठी रहो सारा। रोमा की सरगोशी पर यूं ही बेदिली से सर हिलाकर वो खाली खाली निगाहों से मेहमानों में होती हलचल को देखे गई। लोगों में होने वाली क्यास आराइयों का उसे थोड़ी देर में ही अंदाज़ा होने लगा था। कुछ लोग दादी को घेरे हुए थे और एक खासा बड़ा ग्रुप मिसिस अहमद और फ़ाखिर की अम्मी के करीब आ बैठा था। हमदर्दों की किसी को भी कमी नहीं थी, लेकिन फ्री कैन के बीच आया खिंचाव पूरी तरह वाज़ेह हो रहा था। भला किसी भी लड़की के अच्छा लगने या ना लगने से इतना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है? सारा ने भारी होते दिल के साथ खुद से जवाब चाहा। जो जवाब असबात में तो ये कैसी सतही सी बात थी जो खुद से शर्मिंदा करती थी और खौफज़दा भी। इस तरह से पहलू बदलते हुए ज़ारा ने चारों तरफ गहरे होते इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहा, मगर वहम था जो लम्हा लम्हा यकीन में बदल रहा था। मुस्तकबिल के नक्शे पर बनने वाले इस मुस्तहकम और मामून घर की बुनियाद ही बहते पानी पर रखी गई थी। हमदानी की गैर मौजूदगी में भी अब वो सिर्फ उसके ऑफिस में ही बैठा करती थी, और वो भी पूरे इस्तेहकाक के साथ। जदीद तर्ज की उस खूबसूरत इमारत में जहाँ हमदानी प्रोडक्शन का बड़ा सा ऑफिस कायम था। खासा बड़ा स्टाफ मौजूद था और हर वक्त के आने जाने वालों का कोई हद ना शुमार। तहमीना की दखल अंदाजी सबसे पहले उन्हें खली जो तहमीना की अव्वलीन जिद्दोजहद से वाकिफ़ थे। बेवजह प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने वाली तहमीना, जिसने देखते ही देखते मिसाली पोजीशन हासिल कर ली, उनकी निगाहों में सख्त मशकूक ठहरी थी। जब वह हमदानी की कीमती गाड़ी से उतरकर अपनी हाई हील पर टक टक करती, बिना इधर उधर देखे बेनियाजी से गुजरती, हमदानी के चैम्बर में दाखिल होती तो कितनी ही निगाहें मानी खैजी से उसकी तरफ उठती। ये वही है ना जो बाल की खाल निकालने वाले ये तक जानते थे कि वो पहले किसी मामूली से मोहल्ले में रहती थी और अब हमदानी के सी व्यू वाले फ्लैट में, और कुछ ही अरसा जा रहा था जो वो हमदानी के शानदार घर की मालिकन बनने वाली थी। तहमीना की बुलंदी परवाज़ पर खुलकर तबसरे होते। उससे कहीं पहले आने वाली लड़कियां टैलेंटेड होते हुए भी कहीं पीछे खड़ी रह गई थीं। हर एक के लिए इतना कंप्रोमाइज़ करना मुमकिन नहीं हो सकता जितना तहमीना ने किया था, और हर एक लड़की तहमीना सरदार हो भी नहीं सकती थी। तुम बहुत खूबसूरत हो तहमीना, एक पुरअसरार सी कशिश है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है, दीवाना बना सकती है। किसी को भी। गुर्बत के उन रंगीन लम्हात में भी उसने दिल की गहराइयों में पलती हसरत का मातम किया। हाँ, किसी को भी, जिसे तुम चाहो। अब ये मेरी किस्मत कि तुम्हारी निगाह करम मुझ पर पड़ी। हमदानी जान लुटाने के मूड में था और वो हमेशा से उसके इसी मूड में बहुत कुछ मनवाती चली आई थी, मगर आज कुछ अलग था। हमदानी मुस्तकिल उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। वो बेदिली से मुस्कुराती रही। अंदर ही अंदर कहीं सब कुछ झूठ लगने लगता था। ऐसा ही तौबा शिकन हुस्न होता तो सैफुल इस्लाम कभी तो निगाह भर कर देखता, मगर फ़र्क हमदानी और सैफ का भी तो था। मवाजना करना ही बेवकूफ़ी थी, मगर वो ये बेवकूफ़ी बार बार कर रही थी। हमदानी का पैसा और उसके बल पर हासिल ऐशो आराम सभी कुछ पसे पुश्त जाने लगता था। पास रह जाता सिर्फ नारसाई का एहसास। बेहद मैच्योर और फोकस्ड होने के बावजूद उसने अपनी इस एकतरफा मोहब्बत पर ऐसे ही आंसू बहाए थे जैसे कोई भी आम सी लड़की बहा सकती थी। मेरी ज़िंदगी में अब तक जितनी औरतें आईं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसी नहीं थी। सामने दीवार पर लगे बड़े सारे शीशे में वो उसके साथ बैठी वाकई कोई अप्सरा दिखाई दे रही थी। एक निगाह खुद पर डालकर वो पूरे एतमाद से मुस्कुराई। कितनी औरतें आईं, कुछ याद है? नहीं, सोचूंगी तो शायद सही शुमार नहीं कर सकता। उनमें से कोई भी ज़्यादा अरसे के लिए मेरी ज़िंदगी में नहीं ठहर सकी, या फिर तुम खुद ही नहीं रुक सके, आगे निकल गए। हाँ, शायद यही था। हमदानी ने बेपरवाही से कंधों को जुम्बिश दी। मेरी तबीयत में ठहराव नहीं है और मैं फितरतन हुस्न परस्त भी हूँ। उनमें से कोई एक बात भी किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो सकती है। मेरे साथ तो दोनों हैं, तो फिर उन औरतों का कसूरवार ठहराना भी ठीक नहीं है। अपनी बात के इख्तिताम पर वो बेफिक्री से हंसा। तहमीना बेतासुर सी निगाहों से उसकी तरफ देखी गई।
کسی رشتے کے ٹوٹنے پر تکلیف تو ہوتی ہے ہمدانی، مجھے نہیں ہوتی۔ اپنی مضبوط تر حیثیت کا احساس اسے صاف کو بناتا تھا، اور شاید اسی لیے نہیں ہوتی کہ میرے ہر رشتے کا خاتمہ ایک نئے رشتے کی شروعات پر ہوا ہے۔ میں اس پچھلے تعلق کو ایک بوجھ کی طرح خود سے الگ کرتا ہوں اور زیادہ بہتر زندگی کی طرف آتا ہوں۔ ہونا بھی یہی چاہیے۔ جب کسی رشتے میں کچھ باقی نہ رہے تو اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے تہمینہ نے غیر محسوس طریقے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ عورتیں کبھی تمہارے پیچھے آئیں؟ میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں، تم سے محبت۔ تہمینہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ ہنسا ہی اتنے بے ڈھنگے انداز میں تھا۔ محبت؟ کیا واقعی کہیں اس کا وجود ہے؟ ایک پسندیدگی یا کشش کو محبت کہنا؟ اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم یقین کرو گی کہ ان میں سے کسی نے بھی کبھی میرے پیچھے آنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ وہ جس چیز کے لیے میرے قریب آئی تھیں وہ انہیں مل چکی ہوتی ہے۔ ہر سپریشن پر میری بیویاں اور گرل فرینڈز دونوں ہی فائدے میں رہیں۔ زندگیاں بدل گئیں ان کی، جو کچھ مجھ سے وصول کرنا چاہتی تھیں انہوں نے کیا، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پچھتاوا، کوئی گلٹ نہیں۔ ہمدانی نے جیسے کسی اور کی پرائیویٹ زندگی کے انکشافات کا چٹپٹا پیراگراف پڑھا تھا۔ وہ خطرناک حد تک صاف کو تھا، اور یہ خوبی یا خامی ایک بڑی خوش فہمی کا تو کلا کما کرتی ہی تھی کہ اپنی بے حد معمولی شخصیت کے باوجود وہ اس کے حسن کے آگے تاعمر ہتھیار ڈالے رکھنے والا ہے۔ ہمدانی کی زندگی میں بدلتے ہوئے نت نئے تعلقات میں یہ بھی ایک تعلق تھا جس کی میعاد بہرحال ایک مقررہ وقت تک ہی تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان سب عورتوں میں سب سے زیادہ حسین میں ہوں، اور یقیناً ذہین بھی، سب سے زیادہ فائدہ اکٹھا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ ایک ماہر کاروباری کی طرح اس نے ایک بار پھر اپنی ترجیحات سیٹ کیں۔ پھر بھی ایک سوال جواب طلب تھا۔ اگلے 5 یا 7 سال بعد میں خود کہاں ہوں گی؟ کم از کم یہاں تو نہیں۔ اندر سے فوری مگر ادھورا جواب موصول ہوا تھا۔ ان دونوں کی مشترکہ ہنسی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ باہر صحن میں امینہ بیگم کی اپنی ہی مصروفیت تھی۔ اس سیزن میں آخری بار اچار کی تیاری جاری تھی۔ اس بار آرڈر ہمیشہ سے زیادہ ملے تھے۔ کیریاں اب ڈھونڈے سے نہیں مل رہی تھیں۔ عبدالعزیز کہیں دور سے لائے تھے، وہ بھی مہنگے داموں۔ منافع نہ ہونے کے برابر ہی تھا، لیکن منہ سے نکلی بات پوری کرنا زیادہ ضروری تھا۔ 2 دن سے دل اتنا بجھا بجھا سا تھا کہ کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بھی ہمت کر کے انہوں نے کٹی ہوئی کیریوں کو ہلدی لگا کر سوکھنے کے لیے رکھ چھوڑا، مسالوں کی پیمائش پوری کی، اور ہنسی کی خوشگوار سی چنکار اس بار پہلے سے بھی اونچی تھی۔ ہاتھ میں لیا کام چھوڑ کر وہ اٹھ کر برآمدے میں آ کھڑی ہوئیں۔ دل پر بری طرح چوٹ پڑی تھی۔ سمیہ، سمیہ! ان کی پکار میں کچھ تو شدت تھی جو وہ باہر نکل کر آئی تھی۔ ادھر آؤ میرے کمرے میں، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ سمیہ کو پیچھے آنا ہی پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے اب تک چائے بھی نہیں بنائی؟ اتنی دیر سے رکشی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے پہلے اپنی بات کہی۔ امینہ بیگم بری طرح جھنجھلائیں۔ فارغ نہیں ہوں، جسے چائے پینی پلانی ہو چائے اور بنا لے۔ کوئی اور کام نہیں ہے اس لڑکی کو، روز منہ اٹھائے چلی آتی ہے۔ سمیہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، جن کی مہمان نوازی مثالی تھی۔ دوست ہے میری، خود چل کر ملنے کے لیے آئی ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ ایسی کون سی نرالی دوستی ہے جو راتوں رات مار گہری ہوتی جا رہی ہے؟ اتنے سالوں سے نہ کوئی آتا جاتا، نہ ذکر، اور اب تو جیسے سبھی کچھ یہی ہو گئی ہے تمہاری۔ اتنا بھی احساس نہیں رہا تمہیں کہ جا کر روما کی ہی خیر خبر لے لو؟ یہاں تو دل کٹا جا رہا ہے، اور تم لوگوں کی معلوم نہیں کون سی لطیفوں کی کتاب کھلی ہوئی ہے۔ بہت دیر سے برداشت کر رہی تھیں، اور روما کے لیے ان کا دل دکھا ہوا بھی تھا۔ وہ غصے میں بولتی ہی چلی گئیں۔ میرا ہنسنا برا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ کہیے نا۔ شرم کرو سمیہ۔ دل تو چاہا کہ ایک تھپڑ کس کر لگا ہی دیں، مگر فطری نرمی آڑے آئی تھی۔ بہنوں جیسی سہیلی ہے روما، چاند چھڑکتی ہے تم پر۔ اتنی بدمزگی ہوئی اس کے نکاح کے موقع پر، ذرا دکھ نہیں ہوا تمہیں؟ ایسے خوش ہو کر کہے لگائے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں۔ وہاں بھی میرے دکھ پر شادیانے بجائے گئے تھے، میں تو صرف تھوڑا سا ہنسی ہوں۔ اس نے سر کو ہلکے سے جھٹکا۔ مطلب؟ وہ ذرا جو سمجھی ہوں۔ کچھ نہیں، بس آپ یوں ہی ہر ایک کے دکھ کو دل سے لگا کر نہ بیٹھ جایا کریں۔ کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے وہاں، کر لیں گے وہ اپنے مسئلے حل، فکر مت کریں۔ بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ واپس مڑنے لگی تو انہیں اندر آتے دیکھ کر ذرا سی ٹھٹکی، مگر بس ایک پل۔ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ اتنا سخت لہجہ، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی کھوتی جا رہی ہے کیا؟ عبدالعزیز نے بالکل خاموش کھڑی امینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ روما کو بڑی گہری چپ لگی تھی، کو اس کے سامنے سب ٹھیک ہے کا ہی اشارہ دیا جا رہا تھا، مگر کسی وقت وہ بے بسی سے دیکھتی تھی کہ زارا کے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا۔ معلوم نہیں کس کی نظر لگی ہے، سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا جو اتنی گڑبڑ ہوتی چلی گئی۔ دادی کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہاں بھی یہی قصہ، ایک کنفیوژن تھا جو کہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔
فاخر تو خیر دستیاب تھا ہی نہیں۔ مسز احمد اور ان کی بہن بھی مشکل سے ہی فون اٹھا رہی تھیں۔ ساری بدمزگی کے باوجود وہ لوگ فاخر کی طبیعت پوچھنے جانا چاہ رہے تھے، مگر وہاں سے صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ فاخر کسی ضروری کام سے اسلام آباد چلا گیا ہے۔ کل اتنی طبیعت خراب تھی کہ اپنی شادی کا کھانا بھی نہیں کھایا اور 24 گھنٹے بھی پوری نہیں ہو پائے کہ اسلام آباد بھی پہنچ گئے۔ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے بھلا؟ دادی کا دو ٹوک تبصرہ صبر ہی نے سنا تھا اور کوئی بھی تردید نہیں کر پایا۔ گھر میں وقفے وقفے سے سبھی سر جوڑ کر بیٹھ رہے تھے۔ حسنہ بیگم ان لوگوں کے خیال سے یہیں رکی ہوئی تھی اور خود توقیر احمد بھی بڑی فکر مندی سے اس الجھن کو سلجھانے کے لیے زیادہ تر یہیں موجود رہتے۔ شکر ہے جو ابھی رخصتی نہیں ہوئی، معلوم نہیں ہماری بچی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے وہ لوگ۔ پہلے پریشانی کے اولین لمحات میں جو بات بڑی تسلی کا سبب بن رہی تھی، محض 2-2.5 دن میں ہی اپنی افادیت کھو چکی تھی۔ اصل بات اتنی تھی کہ روما کا نکاح ہو چکا تھا اور نکاح کے فوراً بعد ہی لڑکا بھری محفل سے اٹھ کر چلا گیا تھا، بے حد خراب موڈ کے ساتھ، اور کسی بھی لڑکی اور اس کے گھرانے کے لیے یہ حد سے زیادہ تشویشناک بات ہو سکتی ہے، سو ان کے لیے بھی تھی۔ مسز احمد کی طرف سے اٹھنے والا اعتراض زارا کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھر میں سنانا پڑا تھا۔ دادی، حسنہ، ہارون تینوں ہی کو اس اعتراض پر حیرت ہوئی تھی۔ کیسی بچگانہ سی بات ہے، چلو مانا کہ روما اتنی اچھی نہیں لگی، مگر یہ کوئی ایسی انہونی تو نہیں تھی، اور پھر وہ 10 بار روما سے مل چکی تھی، کوئی لڑکی تو نہیں بدلتی تھی ہم نے۔ میں تو اسی لیے ان بیوٹی پارلروں کے خلاف ہوں۔ پہلے زمانے میں گھروں پر ہی لڑکیاں تیار ہوتی تھیں اور کتنا روپ آتا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ دادی کے تعصف میں بدلے ہوئے زمانے کا گلہ بھی جڑا تھا۔ سارا کو حیرت ہوئی کہ ان میں سے کسی نے ایک بار بھی سمیہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا تھا، کسی نے اشارتاً بھی نہیں کہا تھا کہ سمیہ کے منتخب کردہ پارلر کے پیچھے اس کی بدنیتی تھی۔ سب مسز احمد اور ان کے خاندان کو ہی اس ہلکے پن پر الزام دے رہے تھے۔ اب اگر میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالوں گی تو اور کوئی نہ صحیح، ہارون کے لیے تو بالکل ہی ناقابل معافی ٹھہروں گی۔ یہی سوچ کر اس نے سختی سے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ ٹھنڈے خاموش برآمدوں اور نیم روشن لاؤنج میں غضب کا سناٹا اترا ہوا تھا۔ ساری ہلچل بس دادی کے کمرے تک ہی محدود تھی۔ اس وقت بھی وہ فون کی بیل پر ان کے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس طرف گئی تھی۔ ہارون نے نیچے اترتے ہوئے زارا کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا اور فوراً ہی کسی غیر معمولی سے احساس نے اس کی ساری توجہ اس طرف مبذول کی۔ کہاں جانا تھا، یہ بھول کر وہ زارا کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مسز احمد تھیں، وہ لوگ ہمارے گھر آ رہی ہیں ابھی۔ فون رکھ کر زارا نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، چلو اچھی بات ہے، جو بھی ہے کھل کر سامنے تو آئے گا۔ بظاہر اس نے خود کو پرسکون ظاہر کرنا چاہا تھا، مگر اندر ہی اندر فکر اور بھی بڑھی تھی۔ وہ ابھی کسی بیٹی کا باپ نہیں بنا تھا، لیکن بہن کیسے کیسے آپ کا ویک پوائنٹ بنتی ہے سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں دادی کو بتاتا ہوں، تم چائے وغیرہ کا انتظام دیکھ لو، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ دادی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زارا کو امید تو نہیں تھی کہ آنے والے مہمان کسی خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر چائے پئیں گے، لیکن پھر بھی اسے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی کچن میں لگا تھا، اور جب وہ نکل کر کوریڈور سے لاؤنج کی طرف آ رہی تھی تب اسے ہارون گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ باہر گیٹ کی طرف کسی گاڑی کے رکنے کی آواز اس نے بھی سنی۔ آنے والے توقع سے پہلے آئے تھے۔ داہنے ہاتھ پر بڑے سے ڈرائنگ روم کی ساری لائٹیں جلی ہوئی تھیں۔ زارا نے ایک ہاتھ سے کپڑوں پر آئی شکنیں درست کیں، دوپٹے کو ٹھیک کیا اور پھر کچھ سوچ کر تیزی سے دادی کے کمرے میں چلی آئی۔ بال ٹھیک کرنے اور پرفیوم لگانے میں محض چند منٹ ہی لگے تھے۔ وہ ان کے سامنے مطمئن اور فریش دکھنا چاہتی تھی۔ پریشان حالی صرف پریشانی کو بڑھا سکتی تھی، اور وہ اب تک اپنی زندگی میں صرف مثبت رویے کی طاقت کو ہی آزماتی آ رہی تھی۔ زارا لاؤنج سے گزرتے ہوئے اسے روما کی آواز پر رکنا پڑا، اور وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی اس کی طرف آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ زارا کو اس کے لہجے اور آنکھوں میں جمع ہوا خوف دیکھ کر رنج ہو رہا تھا۔ کوئی بڑی گڑبڑ ہے کیا؟ ایسے کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ تمہارے سسرالی ہیں، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں بھائی۔ پوری کوشش کے ساتھ وہ روما کی تسلی کی خاطر مسکرائی۔ اور تم بھی جا کر حلیہ درست کرو، کیا پتہ تم سے ملنا چاہیں وہ لوگ۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ کچھ جھینپ کر بولی۔ زارا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے سے پہلے وہ جتنی دعائیں مانگ سکتی تھی مانگ لی، لیکن قبولیت کی گھڑی کسی اور بھید بھرے لمحے میں چھپی تھی۔ آپ جیسے پیسے والے نہ صحیح، لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں بہت سی باتوں کی پرواہ شاید آپ سے زیادہ کی جاتی ہے، اس نے فاخر کی والدہ کو کہتے ہوئے سنا۔ ہمارا تو گھرانہ دہل کر رہ گیا جب ہم نے اتنا کچھ سنا روما کے بارے میں۔ اب ہر بات تو نظر انداز نہیں کی جا سکتی نا۔ زارا کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی کی طرف بھی دیکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ایک کونے والے صوفے پر ٹک گئی۔ وہ دونوں بہنیں مستقل بول رہی تھیں اور معاملہ سوچ سے بہت آگے کا تھا۔ لوگ حسد اور جلن میں بھی تو کہہ دیتے ہیں جو کچھ بھی آپ تک پہنچا وہ کسی شیطانی ذہن کا من گھڑت قصہ ہے۔
हम और आप मिलकर पता चला सकते हैं कि ये किसकी कारस्तानी है। हारून बहुत तहम्मुल से बात कर रहा था, लेकिन वो लोग अपने तौर पर एक आखिरी नतीजा निकाल कर यहाँ आई थीं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोगों को किसी पर शक हो तो अपने तौर पर तहकीक करें, यह हमारा मसला नहीं। क्यों? रोमा अब आपकी बहू है, आपकी इज़्ज़त। आप इस तरह तो नहीं कह सकती। हारून के बाद हुस्ना बेगम ही थी जो उन लोगों के साथ सवाल जवाब कर रही थी, वरना दादी तो उनके मुंह से इतना ही सुनकर कि रोमा के लिए कोई गलत सलत बातें उनके घर तक पहुंची हैं, एकदम ही खामोश हुई थी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। ये फ़ाखिर की ज़िंदगी का मामला है, सो फैसला भी उसका। एक खुली वार्निंग, ना लिहाज ना मुरव्वत, हद तो ये कि इंसानियत तक नहीं। हमने तो सिर्फ आपके घराने की शराफत देखी थी, वरना फ़ाखिर के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी। और बुरा मत माने, रोमा जैसी आम सी शक्लो सूरत वाली लड़की के लिए कोई यूं ही हसद जलन में बात नहीं कर सकता। किसी को क्या इंटरेस्ट उसमें ना सही उस लाखों की जायदाद में तो हो सकता है ना जो रोमा के नाम है। सारा को अब बहुत ज़ोर का गुस्सा आना शुरू हुआ था। कोई हद थी शराफत की। यूं ही एक बेबुनियाद बात को लेकर आप सारा इल्ज़ाम हमें दिए जा रही हैं। क्या सबूत है आपके या उसके पास जो ये सब आपसे कह चुका है? इस घर में पहली बार ज़ारा की आवाज़ इतनी बुलंद हुई थी। हारून ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सारा के चेहरे पर भी तपिश साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारे ख्याल में हम लोग झूठ बोल रहे हैं? वो दोनों बहनें पहली बार थोड़ी सी झींपी। आधा सच मुकम्मल झूठ से ज़्यादा जहरीला होता है। ठीक है, तो फिर अब बात जब होगी जब आपके पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई सबूत होगा। वो तिल मिलाकर खड़ी हुई। इल्ज़ाम आपने लगाया है, सबूत भी आप ही को दरकार है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है सफाई पेश करने की। सारा, खुदा के लिए। दादी उनके उठ खड़े होने से और भी घबरा चुकी थी। और आप बैठें तो सही, कोई हल निकालते हैं हम मिलकर। जाओ ज़रा चाय का कहो जाकर। नहीं, बस रहने दें, हम जल्दी में हैं। घर में अब तक मेहमान हैं, ये बात आपको बताना ज़रूरी थी, इसीलिए आना पड़ा। मैं फ़ाखिर से खुद बात करना चाहता हूँ। हारून बेहद परेशान था। उन लोगों का रवैया किसी अच्छी उम्मीद का सिरा थामने ही नहीं दे रहा था। फ़ाखिर इस्लामाबाद से आ जाए तो आप सब खाने पर आ जाएं। हमारे यहाँ मिलजुल कर निकालते हैं हल, इंशाअल्लाह। अभी कुछ नहीं कह सकते। फ़ाखिर आ जाए फिर ही कुछ बता सकते हैं। एक छोटे से पल में उन दोनों बहनों ने आंखों ही आंखों में कुछ तय किया और खुदा हाफिज़ कहते हुए बाहर निकल गईं। जुमला अहले खाना उनके पीछे बाहर तक आए थे, मगर वो जिस मूड में आई थीं उससे ज़्यादा ख़राब में वापस हुईं। सारा ने शुक्र अदा किया था कि आज अब्बा घर पर नहीं थे। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह गुस्से में आने की? इन बातों पर तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। अब पता नहीं वो कितना बुरा मना कर गई हैं यहाँ से। वो सब अभी बाहर ही थे जब दादी उस पर नाराज़ होना शुरू हुई। अम्मा ठीक कह रही हैं ज़ारा, इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने की क्या ज़रूरत थी? हुस्ना बेगम ने भी उसे ही खफगी से देखा। आखिर कब अकल आएगी? इस वक्त उन्हें मनाने की ज़रूरत थी, ना कि और नाराज़ करने की। अब पता नहीं फ़ाखिर से जाकर क्या क्या कहेंगी और क्या कह देंगी। इतना कुछ तो है उनके पास। किस तरह बोल रही थी जैसे हम बहुत ही घटिया झूठे फरेबी लोग हों। अंदाज़ देखा था उनका आपने? खुद पर काबू पाते हुए भी ज़ारा की आवाज़ में नमी आने लगी, मगर इस हवास गुम करती परेशानी में वो दोनों ही उसे कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे ही झुकना पड़ता है, कसूर ना भी हो तब भी। अगर माफ़ी मांग लेने से बात टलती है तो माफ़ी तलाफ़ी कर लेना बेहतर होता है, मगर तुम तो उसी की बदतमीज़ी पर उठकर चली गई अम्मा, वरना थोड़ी देर और बैठ जाती, शायद बात साफ़ हो ही जाती। कोई सफाई नहीं होती अम्मी, वो लोग उस दिन से ही अपना मूड बिगाड़े हुए हैं। मैंने बताया तो था कि निकाह वाले दिन। हाँ हाँ पता है, मगर तुम्हारी तरह जज्बाती होकर। कोई गलती नहीं की है ज़ारा ने फुप्पो। वो उसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ। ज़ारा ने ज़रा सा चेहरा मोड़ते हुए हारून की तरफ देखा। इसने जो कहा ठीक कहा, और ये इसका हक था और है कि वो रोमा के लिए जो मुनासिब समझे कर सकती है। मजबूत लहजे में कहता हुआ वो इस वक्त उसकी सपोर्ट के लिए मौजूद था। ज़ारा ने उंगली से आंख के कोने पर टिका आंसू गिराया, लेकिन दिल पर गिरा बोझ चूं का था। अम्मा, कुछ चौंक कर उसने जमीला को आवाज़ दी। वो सामने ही किचन में खड़ी थी। कितने अरसे बाद आज उसका खुद कुछ पकाने का दिल चाहा था, सो बड़ी मसरूफियत थी। अम्मा ज़रा सा यहाँ आकर मेरी बात सुन लो ना, तहमीना ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए फिर से कहा था, और इस बार लहजे में इसरार भी ज़्यादा था। जमीला गोश्त भून रही थी, प्याला भरकर दही अभी डाली ही थी, और इस नाजुक वक्त पर वो हंडिया के पास से हटने का रिस्क नहीं ले सकती थी, मगर तहमीना की बात सुनना ज़रूरी था, सो वह चूल्हा बिल्कुल हल्का करके उसके पास चली आई। इतने मज़े का गोश्त पकाया है। वो पुराना मोहल्ला होता तो सारे में खुशबू उड़ती। पुराने मोहल्ले के हवाले से आज भी गोश्त पकाना वजह फ़ख्र था। कसाई के हाथ से 1.5 पाव गोश्त खरीद कर वो घर आने से पहले 4 घरों में ज़रूर रुककर खैरियत दरियाफ्त करती थी। यहाँ अब डीप फ्रीज़र भरा था, मगर मरूब होने वाले कहीं पीछे ही गुम हो गए थे। हाँ, कैसी मासूम खुशियों से महरूम हुई थी वो। यहाँ से वहाँ तक के 2 कदम के फासले पर उसने खुद पर दिल भरकर तरस खाया था।
क्या ज़रूरत थी पकाने की, मंगा लिया होता कुछ भी। तहमीना सलीका मंदी के इस जिक्र से ज़रा जो मुतासिर हुई हो, जमीला को उसका लहजा बुरा लगा। क्या मंगा लेती, वही पिज़्ज़ा शीज़ा या फिर बर्गर रोस्ट। मुँह का मज़ा ही ख़राब होकर रह गया है और कुछ मिलता ही नहीं यहाँ, कोई दाल सब्ज़ी। बड़ी शिद्दत से उसे अपने पुराने खाने याद आने लगे थे। हर वक्त खाने की बातें, तुम्हारा दिल नहीं घबराता क्या अम्मा? वो कुछ चिढ़ सी गई। चल नहीं करती खाने की बातें, क्यों आवाज़ें दे रही थी? अच्छा हाँ, उसे जैसे याद आया। ये कहाँ गई है? तस्वीर निकाली है क्या तुमने? उसके कहने पर जमीला ने उसकी गोद में रखे एल्बम की तरफ देखा और जिस जगह तहमीना उंगली जमाए पूछ रही थी वो बड़े बेतुके अंदाज में खाली लग रही थी। मेरी और हमदानी की बड़ी अच्छी तस्वीर थी यहाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। किसने निकाल ली? अच्छी तो खैर सिर्फ तेरी थी, बाकी हमदानी की तो खैर है, हर जगह एक सा लगता है बेचारा। वो बिल्कुल भी बेचारा नहीं है अम्मा, तेरे साथ तो लगता है, बहरहाल बेचारा ही। या फिर वो मिसाल याद आती है हूर और लंगूर वाली। मैं जो कह रही हूँ उसका कोई जवाब नहीं और पता नहीं कहाँ कहाँ के किस्से शुरू कर लेती हो। तस्वीर का बताओ ना, कहाँ चली गई? वो कुछ चिढ़ सी गई। जाती कहाँ, मैंने निकाली थी, बहुत अच्छी लग रही थी, करीब से देखने के लिए निकाल ली। वापस लगा दूंगी, तू फिक्र मत कर। एक छोटे से वक्फे में वो खुद को संभाल चुकी थी। अभी दे दो, मैं लगा दूंगी, फिर रह ही जाएगी। अभी तो पता नहीं कहाँ रखी होगी, थोड़ी देर में देख कर देती हूँ, जमीला कहती हुई फ़ौरन ही मुड़ गई। तहमीना ने रोकना चाहा मगर फिर खामोश ही रही। सालन लगने की खुशबू यहाँ तक आ रही थी। देखा, ज़रा हटी और काम ख़राब हुआ। सबको अपनी पड़ी रहती है। सालन को चूल्हे से हटाकर भी वो मुस्तकिल बोलती गई, लेकिन जब पलट कर देखा तो तहमीना कमरे में जा चुकी थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ, यहाँ बैठी रहती तो तस्वीर के बारे में ही सवाल किए जाती। कहाँ से लाती मैं? जमीला ने सुख की सांस ली। उम्मीद नहीं थी कि तस्वीर की चोरी इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। एल्बम कई बार देखा जा चुका था और अब कोई उसे हाथ भी नहीं लगा रहा था। वो इसी गफलत को गनीमत जानकर एक अच्छी सी फ़ोटो चंद दिन पहले कुर्बान अली की नज़र कर चुकी थी। बाप है आखिर, दिल में अरमान तो हैं, गरीब है, औलाद नाफरमान निकली तो क्या, वो तो घुल घुल कर ख़त्म हो रहा है। जब से उसे कुर्बान की सेहत के बारे में खदशा लाहक हुआ था, हमदर्दी का ग्राफ और भी ऊंचा हो रहा था। ना दवा ना खुराक, सारा पैसा नशे की नज़र। आज होता यहाँ तो अच्छी खुराक तो पेट में जाती। इतनी देर में कितनी बोटियाँ हस्बे आदत उसने चखने के बहाने मुंह में रखी थीं, मगर इस बार वापस पतीली में डाली थी। चूल्हा बंद करके वो खामोश सी लाउंज में आ बैठी। घर में बड़ा सन्नाटा था। गुड्डू और मैना दोनों ही नहीं थे, दोनों की अलग अलग मसरूफियत। कम अज़ कम पूछा तो करो कि कहाँ जा रहे हैं ये क्या कि जब जिसका मुंह उठा घर से निकल गया। तहमीना वापस लाउंज में आ चुकी थी। मैंने कब किसी पर रोक लगाई है, और पूछूंगी भी तो कौन सा सच बताएंगे वो दोनों भी, जिसका जो दिल चाहे करे। तहमीना ने गौर से उसके चेहरे पर फैली आज़ादगी को देखा। मुझे कह रही हो अम्मा? नहीं, तूने तो बड़ी मेहनत की है तहमीना, जो कुछ भी किया खाली अपने लिए तो नहीं किया, ख़ानदान की जिम्मेदारी उठाई है। लेकिन ये दोनों तुझ पर नहीं गए हैं। ये मुझ पर जा भी नहीं सकते अम्मा, उन्होंने वो हालात नहीं देखे जो मैंने उनकी उम्र में सहे हैं। एक थकी थकी सी सांस लेते हुए वो उदासी से मुस्कुराई। इसीलिए कह रही हूँ, कुछ रोकथाम कर, उनकी पैसा देखकर आपे से बाहर हो रहे हैं। अपने पाँव पर खड़ा होने की कोई आरज़ू नहीं है उन्हें। सारी उम्र तुझ पर बोझ बने रहेंगे, किसी का डर नहीं पड़ रहा उन्हें। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कोई तो हो जो उन्हें कसकर रखे। इस दर्दमंदाना बयान के पीछे जमीला की वही ढकी चुपी सी ख्वाहिश थी जिसका सिरा रहमत कदा पर पड़े कुर्बान अली के साथ जाकर मिलता था। अल्लाह मालिक है, मैना की तो इतनी फ़िक्र नहीं, लेकिन गुड्डू ने अगर बेपरवाही दिखाई तो बड़ा ही रंज होगा मुझे। इतनी महंगी कोचिंग क्लासेस करवा रही हैं उसे, अब पता नहीं पढ़ भी रहा है या नहीं। आज बहुत दिन बाद थोड़ी सी फुर्सत थी और शायद उससे खुलकर बात की जा सकती थी। जमीला ज़रा संभल कर बैठी। यही तो कह रही हूँ, गुड्डू लड़का है, हमारे काबू में नहीं आ रहा है। अपने सर पर किसी बड़े का ना होना उसे दलेर बना रहा है। बिगड़ने से पहले ही रोकथाम ज़रूरी है। तहमीना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहना क्या चाह रही हो अम्मा? उसके लहजे में बड़ी चुभती हुई सी कैफियत थी। कुछ कहने से पहले ही जमीला की ज़बान लड़खड़ा गई। वो मैं अब्बा के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहना अम्मा, मर गए हैं वो हमारे लिए। मैं कितनी बार याद दिलाऊं? वही पथरीला लहजा, कोई लचक, कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी जमीला किसी उम्मीद पर गिड़गिड़ाई। वो वाकई मर रहा है तहमीना, ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। अब आने वाले आखिरी सांस से तो अपनों के बीच में ले लेगा, और जितने दिन रहेगा गुड्डू और मैना की चौकीदारी ही सही, कुछ तो फ़र्क। चोर को चौकीदार बना दो तो शायद वो भी लिहाज कर लेगा, लेकिन जिस शख्स की तुम सिफारिश कर रही हो उसकी बेगैरती के आगे तो कोई मिसाल भी नहीं ठहरती। बिगड़ने दो गुड्डू को, अगर उसकी किस्मत में बिगड़ना ही लिखा है, लेकिन वो शख्स अब इस घर में कदम नहीं रखेगा, बल्कि मर जाए तो उसका जनाजा भी यहाँ नहीं आएगा।
हर बार वो मुकम्मल मायूसी ही थमाती थी। चंद लम्हों के लिए बड़ी बोझल सी खामोशी उन दोनों माँ बेटी के बीच में आकर रुकी। अच्छा फिर एक बात मान ले, एक आखिरी बात। तहमीना उठकर खड़ी हुई थी कि जमीला ने लजाजत से कहा। उसने ज़रा सा मुड़कर माँ की तरफ देखा। कुर्बान का इलाज करवा दे किसी अच्छी जगह से, पैसे भी खुद जमा करवा दे, मेरे हाथ में बेशक ना दे और ना ही कभी उससे कोई ताल्लुक़ रख, लेकिन वो ठीक हो जाए। नहीं अम्मा, मेरी हराम की कमाई उसे रास नहीं आएगी। उसने तेज़ी से जमीला की बात काटी थी। वो यही कहकर गया था ना कि मैं हराम का लुक़मा खिला रही हूँ तुम सबको। वो भीख मांगना बाई से इज्जत समझता था, लेकिन मेरी कमाई। उसने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया। मांगने दो उसे भीख, किस्मत अच्छी हुई तो किसी दिन कोई ट्रस्ट वाले ले जाएंगे रहम खाकर, जो इलाज हो सकेगा कर देंगे ज़कात खैरात से। तुम बेकार की टेंशन मत पालो। अपनी बात मुकम्मल करके वो कमरे में जाने के बजाय बालकनी की तरफ चली गई थी। घर में अपने कमरे के बाद उसकी सबसे पसंदीदा जगह यही थी। जमीला के लिए उसका जवाब हस्बे तवक्का ही ठहरा था, लेकिन आज दुख के साथ परेशानी भी बढ़ी थी। कुर्बान की कसम पुरसी अपनी जगह, लेकिन वो कितना कीना परवर शख्स था ये भी जमीला से ज़्यादा कोई नहीं जानता था। बारिश बहुत देर बरसने के बाद अभी अभी थमी थी। सारा ने ऊपर अपने कमरे की खिड़की खोली तो चौखट पर रुके बहुत सारे पानी के कतरे एक साथ ही उसके हाथ पर आकर गिरे। सामने आसमान पर गहरा सुरमई बादलों का गुबार तह दर तह अब जमा था और नमी से बोझल होते हवा के झोंके कच्ची मिट्टी की खुशबू उड़ाए लिए चले आ रहे थे। वो यूं ही चुपचाप खड़ी कुदरत की उस खूबसूरती को बहुत दिल से महसूस किए गई। पीछे दीवार के साथ लगे सोफे पर बैठा हारून अभी भी उसके जवाब का मुंतज़िर था। सारा? वो पलटकर खिड़की से टेक लगाकर खड़ी हुई। कुछ पूछा है मैंने? मैं क्या कह सकती हूँ हारून, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जाहिर है कोई तो है जो रोमा को और हमारा बुरा चाहता है। बहुत संभल कर उसने अपनी बात पूरी की। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर कौन है जो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। रोमा के लिए इतनी गिरी हुई बातें, वो गरीब तो घर से भी नहीं निकलती कभी अकेली, और यहाँ उसके लिए क्या क्या कहा गया। बोलते बोलते वो एकदम ही खामोश रहा। सारा खिड़की से हटकर बेड पर आ बैठी। तुम्हारा शक किसी पर तो जाता होगा। किसी सोच से निकलकर वो फिर बहुत गौर से ज़ारा की तरफ देख रहा था। नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। कोई जानने वाला ऐसी हरकत नहीं कर सकता। एक बार फिर उसने बहुत वाज़े अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल की। वो इस बार बहुत संभल कर चल रही थी और अपनी जज्बातियत के हाथों मामलात को मज़ीद ख़राब करने से बचाना चाहती थी। जानने वाला नहीं है तो कौन है? किसी अजनबी को क्या पड़ी है कि वो हमसे दुश्मनी करे? अब ये तो जब हकीकत खुलेगी तभी पता चलेगा ना, पहले से क्या कह सकते हैं। वो मुड़कर तकिया ठीक करने लगी। तुम कुछ अजीब तरीके से बिहेव नहीं कर रही हो ज़ारा। वो उठकर उसके करीब चला आया। क्या अजीब है? बिना उसकी तरफ देखे वो उसी सरसरी से अंदाज में उल्टा उसी से सवाल कर रही थी। हारून ने ज़ारा के कंधे पर दबाव डालते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। नाराज़ हो? नहीं तो इधर देखो मेरी तरफ। कुछ भी नहीं है हारून, मुश्किल से ही सही, लेकिन वो उस शहर से भी बच निकली। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे बहुत खफा सी हो। उसके लहजे में उलझन थी। अब आपके वहम का क्या इलाज? कहते हुए वो उठकर खड़ी होने लगी थी कि हारून ने उसका हाथ पकड़कर फिर से बिठाया। ऐसे नहीं करो ज़ारा प्लीज़। मुझे पता है मैं कुछ इतना अच्छा साबित नहीं हो पा रहा, लेकिन यार मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करता हूँ। हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि हमारी लड़ाई लाजमी हो जाती है। एतराफ़े जुर्म करते हुए वो जितना शर्मिंदा नज़र आ रहा था, सारा को उस पर रहम आने लगा। लड़ाई दो लोगों के दरमियान होती है हारून, और हम दोनों के बीच कभी इस तरह लड़ाई नहीं हुई है। ज़्यादातर आप खुद ही कोई एकतरफ़ा इशू उठा लेते हैं जिससे बात पड़ती है। हारून हल्के से मुस्कुराया। चलो सब गलती मेरी ही सही, पर तुम अपना मूड तो ठीक कर लो। मैं ठीक हूँ। वाकई उसे पता था कि वो रोमा को लेकर कितना ज़्यादा परेशान है, सो अपनी हकायतें शिकायतें किसी और भले वक्त के लिए मौकूफ़ की। आपने उन फ़ोन नंबर्स का पता किया? हाँ, मगर कुछ हासिल नहीं। सब अनरजिस्टर्ड सिम इस्तेमाल हुई हैं। मुझे पहले ही पता था कि यही होगा। आजकल वो इतना परेशान और मायूस सा दिखाई देता था जितना ज़ारा ने उसे कभी नहीं देखा था। रोमा की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ ज़ारा, कुछ भी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। ये कैसी बदकिस्मती है। अल्लाह पर भरोसा रखें हारून। झूठ कितनी ही ढिठाई से बोला जाए, सच्चाई पर गालिब नहीं आ सकता। रोमा के लिए कुछ भी इतना अच्छा होगा जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यकीन करें। उसके लहजे में इतना यकीन था कि ज़रा देर के लिए तो हारून ने भी उस सारे बोझ से खुद को आज़ाद होता महसूस किया था। इंशाअल्लाह। मैं चलती हूँ, देखती हूँ रोमा क्या कर रही है। आजकल उसे ज़्यादा देर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। हारून के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए वो उठ खड़ी हुई। आजकल समिया ने आना छोड़ रखा है क्या? बहुत दिन से उसे नहीं देखा। उसने बिल्कुल मामूल के से अंदाज में पूछा था।
मगर ज़ारा को उसके मुंह से ये नाम सुनना अब पिन की तरह चुभता था। वो अपनी मर्जी से आती है हमेशा। रुखाई से मुख्तसर सा जवाब देकर वो उसकी अगली बात सुने बगैर ही कमरे से निकल आई। नीचे लाउंज में दादी और रहमत बुआ बैठी थीं। खिलाफ आदत दोनों में ही खामोशी और अपनी अपनी सोचों में गुम। ज़ारा को आता देखकर दोनों ने ही बड़ी उम्मीद भरी निगाह से उसे देखा था। कुछ बात हुई फ़ाखिर से हारून की? नहीं, वो लोग कह रहे हैं परसों तक आ जाएगा, फिर मिल लें। वो उनके पास आ खड़ी हुई। सारे ताख़ीरी हरबे। दादी ने एक ठंडी सांस ली। उन लोगों की नीयत में खोट आ चुका है। मेरा दिल कह रहा है कि ये रोमा को बसाने की नीयत ख़त्म कर चुके हैं। दादी की आवाज़ में नमी थी और उन्हें अपनी बात पूरी करने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ा था। ऐसा मत सोचें, थोड़ी सी गलत फहमी है, दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। संभालें खुद को। उनके करीब बैठते हुए ज़ारा ने अपने बाजू को उनके कंधे पर फैलाया। इस ज़ईफ़ी में उनके लिए इतनी टेंशन अच्छी नहीं थी। ज़ारा को इसका एहसास था। और आप भी रहमत बुआ, क्या तबीयत ख़राब करेंगी अपनी? वो बेचारी भी दिल से मजबूर थीं। हारून और रोमा दोनों में जान अटकी रहती थी। रोमा को तो कुछ नहीं बताया ना, सारी फ़िक्र उसकी लगी है। बहुत साबिर बच्ची है मेरी, कभी मुँह से कुछ नहीं कहा। नन्ही सी उम्र में माँ की जुदाई को झेल बैठी है। अब एक खुशी ज़िंदगी में आई तो वो भी पता नहीं। ज़ारा धीरे धीरे उनका कंधा थपथपाती रही। यहाँ इस घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद मेरा अपना मजबूत रहना है। सारी जज्बातियत और हसासियत को एक तरफ रख कर बहुत समझदारी के साथ हर मामले और हर शख्स को संभालना सिर्फ मेरा फ़र्ज़ है। पिछले कई दिन से खुद को उसने बार बार यही बावर करवाया था। सो इस वक्त वही सबके लिए ढारस का सबब थी। रोमा कमरे में है क्या? उसे यहीं बुला लाएं रहमत बुआ। समिया आई हुई है क्या? उसने चौंक कर दादी की तरफ देखा। हाँ, काफ़ी देर हो गई। अच्छा है रोमा का दिल बहला हुआ है, वही है जो उसे संभाल लेती है। आपने उसे कुछ बताया तो नहीं? वो उनसे बराह रास्त पूछना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन पूछना पड़ा। नहीं, क्या बताना था, लेकिन रोमा ने कुछ कहा ही होगा उससे। रह ही नहीं सकती वो उससे अपनी बात कहे बगैर। मैं देखती हूँ, वो हल्के से कहते हुए उठ खड़ी हुई। समिया से सामना करना रोज़ बरोज़ नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, फिर भी ये तो उसे करना ही था। वो अंदर दाखिल हुई तो समिया बहुत नीची आवाज़ में रोमा से कुछ कह रही थी। और रोमा? ज़ारा ने गौर से उसकी सूजी हुई आंखों को देखा। क्या हुआ है? पता तो है, फिर भी पूछ रही हो? समिया के लहजे में बड़ी काट थी। ज़ारा ने एक गहरी निगाह उसकी तरफ डाली। मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ समिया, जिससे पूछ रही हो उसकी हालत है इस काबिल के तुम्हारे सवाल का जवाब दे। क्या हाल हो रहा है इसका, तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा? कमाल है। वो एकदम ही ज़ारा पर चढ़ दौड़ी थी। हारून से कहें रोमा को किसी डॉक्टर को दिखा कर लाए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वो बात करते हुए पलटकर रोमा का माथा और हाथ चेक करते हुए इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंदी दिखा रही थी कि उसकी फ़िक्रमंदी साफ साफ मसनूई मालूम हो रही थी। मगर सिर्फ शायद उसी को। ज़ारा ने बमुश्किल ही खुद को कंपोज किया। एक तो वैसे ही फ़ाखिर की वजह से परेशान है, ऊपर से तुम लोग भी बिल्कुल बेपरवाह हो। चंद दिन मैं नहीं आ सकी तो देख लो कि तुम क्यों नहीं आ सकी चंद दिन। ज़ारा ने यकदम ही उसकी बात काटी। समिया ने चौंक कर ज़ारा की तरफ देखा। क्यों नहीं आ रही थी तुम, जब तुम्हें पता भी था कि रोमा परेशान है? निगाहें समिया के खूबसूरत चेहरे पर जमाते हुए उसने अपना सवाल दोहराया। इस पर वो ठीक ठाक गड़बड़ाई थी। कुछ काम थे ज़रूरी, और फिर मैंने सोचा कि तुम लोग तो हो ही इसका ख्याल रखने के लिए। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो तुम्हें रोमा के पास आने से रोके हुए था? एक पल के लिए भी उसकी निगाह समिया के चेहरे पर से नहीं हटी थी, और समिया ने उन खोजती हुई निगाहों के आगे खुद को खासा अनकंफर्टेबल महसूस किया था। बता तो रही हूँ वही। उसने बेचैन सा होकर पहलू बदला। सबसे ज़्यादा मसरूफियत तो आजकल यूनिवर्सिटी की ही है। रोज़ाना इतनी देर हो जाती है, ऊपर से इतना काम जमा हो रहा है कि घर आकर भी सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। रात के 2-2:30 बज जाते हैं। वो खुद को संभाल कर अपनी मसरूफियत की जो तफसील सुना रही थी, ज़ारा ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ सुनी। लेकिन यूनिवर्सिटी तो तुम पिछले टर्म में ही छोड़ चुकी हो ना? समिया की बात के इख्तिताम पर एक मुस्तनद इतला ज़ारा के पास भी थी। इस बार रोमा भी बुरी तरह चौंकी थी। यूनिवर्सिटी छोड़ दी तुमने? कब? बताया भी नहीं किसी को। ये कब हुआ समिया? वो अभी तक हक्का बक्का थी। जो बात अब तक घर में नहीं बताई गई थी, उसकी इतला ज़ारा जैसी घर में बैठी हुई लड़की को हुई भी तो कैसे? बहुत जासूसी करने लगी हो मेरी। खैरियत तो है? माथे पर आई शिकन को उसने छुपाने की भी कोशिश की। मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? ज़ारा ने बेपरवाही से कंधों को हल्की सी जुम्बिश दी। वो तो मेरी कज़न तुम्हारे डिपार्टमेंट में है। उसने एक बार जिक्र किया था कि तुम तो कई महीने पहले यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी हो। मैं तो भूल गई थी, आज तुमने जिक्र किया तो याद आ गया। मुझे भी नहीं बताया तुमने। रोमा को थोड़ी सी शिकायत हुई। मैं समझी तुम्हें पता होगा, इतनी गहरी दोस्ती है तुम दोनों की। मैंने जानबूझकर नहीं बताया था रोमा को, किसी को भी नहीं बताया। मैं लोगों को परेशान नहीं करती हूँ। जब बात खुल ही गई थी तो अड़े रहना महज हमाकत थी, सो वो पहले से भी ज़्यादा रूड हुई। अच्छी बात है, ज़ारा हल्के से मुस्कुराई।
یہ کیا کیا ہے تم نے سمیہ؟ عزیز چچا، امینہ چچی، کتنی تکلیف ہوگی انہیں، مجھے تو بتاتی کم سے کم۔ کیا وجہ تھی چھوڑنے کی اس طرح بیچ میں؟ تمہارے مستقبل کا سوال ہے سمیہ۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ شاید روما ہی فکر مند تھی اور سب سے بے فکر سمیہ۔ میرا مستقبل ایک ڈگری کا محتاج نہیں ہے، میں نے اگر یونیورسٹی چھوڑ دی ہے تو کچھ سوچ کر ہی ایسا کیا ہے، وہ بے پرواہی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور مہربانی کر کے یہ اطلاع اب میرے گھر تک مت پہنچا دینا تم، میں جب مناسب سمجھوں گی خود بتا دوں گی۔ ایک یاد دہانی زارا کو کروا کر وہ جانے کے لیے مڑنے لگی تو روما نے بے تابی سے پکارا، جا کیوں رہی ہو؟ آج تو تم سارے دن کے لیے آئی تھی۔ کچھ اور بھی بہت ضروری ہے جو مجھے ابھی یاد آیا ہے۔ بے تاثر سرد لہجہ اور وارننگ دیتی آنکھیں، دونوں ہی کا ہدف زارا تھی۔ آج بہت دن بعد وہ اس طرف آیا تو گاڑی ایک من پسند مقام پر خود بخود رکی۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے ایک خاموش سی نگاہ اس نے ساتھ والی خالی سیٹ پر ڈالی اور پھر دوسرے ہی پل گاڑی لاک کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پتھریلی دیواروں پر جڑی گہرے ہرے پتوں اور سرخ پھولوں سے لدی بیلیں سرسبز تھیں اور ان کے پھول شوخی سے مسکرا رہے تھے۔ زین کا پسندیدہ ترین ریسٹورانٹ، جہاں کافی ٹیبلز پر سفید اور پیلے پھولوں کے کور ڈالے گئے تھے اور ہر میز پر تازہ گلاب خوشبو بکھیرتے تھے۔ آج پہلی بار وہ یہاں اکیلا آیا تھا، اس سے پہلے ہمیشہ تہمینہ ساتھ ہوتی تھی۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر قدم کے ساتھ وہ خود ہی چلی آتی۔ زین نے جان بوجھ کر باہر بیٹھنے سے خود کو روکا اور اندر چلا آیا۔ یہاں کا ماحول نسبتاً زیادہ خاموش اور پرسکون ہوتا تھا اور اکیلے بیٹھنے والوں کے لیے زیادہ غنیمت بھی۔ اور کچھ نہیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کر خود اپنے آپ سے تو ملاقات کی ہی جا سکتی تھی۔ وہ دور پیچھے کے خالی کونے کو دیکھ کر ہی اس کی طرف بڑھا تھا کہ رکنا پڑا۔ سامنے بالکل قریبی میز پر تہمینہ بیٹھی ہوئی تھی، تنہا اور شاید اداس بھی۔ زین نے پلکیں جھپکا کر اس کے یہ ہونے کا یقین خود کو دلایا۔ وہی تھی یا کوئی اس کے ہم شکل، یا پھر محض اس کی حد سے بڑی تخیل پسندی کا کمال۔ جو بھی تھا وہ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا ٹھیک اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ تہمینہ ہی تھی، میز کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم، پہلے سے کہیں زیادہ دلکش۔ ہمدانی کے ساتھ جڑے رشتے میں بندھنے کے بعد پہلی بار وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ہاں، اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم؟ ایک چھوٹے سے پل میں زین نے اس کی آنکھوں میں خوشی چمکتی دیکھی تھی۔ سو یہ بھی مقام شکر ہے، وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ بیٹھو۔ اکیلی ہو؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تہمینہ نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اب ان دونوں کے بیچ ایسا کچھ بھی باقی نہیں تھا، پھر بھی زین کو بڑے سکون کا احساس ہوا۔ بہت دھیان سے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے وہ کہیں سے کہیں پہنچ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تہمینہ کے لیے مردوں کی نگاہیں نئی چیز نہیں تھی، لیکن زین کے سامنے احساس جرم پہلے بھی جاگتا تھا اور اب اور بھی زیادہ۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، لگتا ہے بہت خوش ہو اپنے اس ہمدانی کے ساتھ۔ ذرا رک کر اس نے جملہ پورا کیا۔ کاش ہوتی۔ دل سے اٹھتی بے ساختہ آواز کو اس نے اندر ہی رہنے دیا۔ وہ چپ چاپ اسے کافی میں چمچ ہلاتے ہوئے دیکھے گیا۔ ویٹر آرڈر کے لیے آ کھڑا ہوا تھا۔ زین نے بنا تہمینہ سے کچھ پوچھے آرڈر لکھوایا، جبکہ وہ منع بھی کرتی رہی۔ میں کافی پی چکی ہوں زین، ایک بار اور صحیح، اپنی منگنی کی ٹریٹ سمجھ کر ہی پی لو، تمہاری طرف سے نہ صحیح میری طرف سے ہی۔ جب سے وہ آ کر بیٹھا تھا مستقل مسکرا رہا تھا، اور ایک بار بھی اس نے تہمینہ کو مورد الزام ٹھہرانے کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا تھا، پھر بھی کہیں کہیں کڑواہٹ سی جھلکنے لگتی تھی۔ بہت ناراض ہو؟ نہیں، ناراضی کیسی، تم نے جو مناسب سمجھا کیا، تمہیں اس کا حق بھی ہے، بس یہ ہے کہ… وہ پھر کچھ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ تہمینہ منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے اپنی انگیجمنٹ میں بلایا تک نہیں۔ اس نے پچھلی بات کو ادھورا چھوڑ کر شاید دانستہ ہی موضوع بدلا تھا۔ میں تمہیں اور تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اچھا؟ وہ اس بار اتنی زور سے ہنسا کہ پاس سے گزرتے ہوئے ایک کپل نے مڑ کر اس طرف دیکھا۔ تہمینہ سردار، تم نے دیکھا یہ ٹی وی پر آتی ہے؟ عورت نے دبے دبے سے جوش کے ساتھ اپنے ساتھ چلتے ہوئے مرد سے کہا۔ اور یہ جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے کوئی اور ہے، حالانکہ ابھی اس کی منگنی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ان عورتوں کا تو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، دیکھو ذرا۔ تہمینہ نے ان دونوں کو قدرے فاصلے سے بھی پلٹ کر اپنی طرف دیکھتے ہوئے نوٹ کیا، کندھوں کو ہلکی سی جنبش دی۔ پلیز زین، میں نے تم سے پہلے بھی معافی مانگی ہے۔ اچھا بس۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکتے ہوئے وہ ٹیبل پر رکھے ہوئے اسنیکس کی طرف متوجہ ہوا۔ تہمینہ نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے وہی سب کچھ منگوایا تھا جو وہ پسند کرتی تھی، اور کسی اچھے میزبان کی طرح مستقل اس کی پلیٹ کو بھرنے کی فکر میں تھا۔ اور سناؤ، وہیں رہ رہی ہو یا گھر چینج کر لیا؟ وہی فطری اپنائیت جو اندیشوں کو منٹوں سیکنڈوں میں ختم کرتی تھی۔ تہمینہ کے گرد بھی بہت دن بعد سکون آمیز سا احساس پھیلنے لگا تھا۔ زین کے پے در پہ ہوتے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اسے بار بار یاد آتا رہا کہ ہمدانی نے ایک بار بھی کبھی اس طرح اس کے گھر والوں کو پوچھنا یا اہمیت دینا گوارا نہیں کیا تھا۔
اس کے لیے سب کچھ غیر ضروری تھا۔ ایک خاص وقت کے بعد خود وہ بھی۔ اندر سے اٹھتی آواز نے بر وقت یاد دہانی کرا دی تو حلق میں بے اختیار ہی کچھ اٹکا۔ یہ لو پانی پیو۔ زین نے تیزی سے گلاس میں پانی نکال کر اس کی طرف بڑھایا، لیکن پھندا لگنے سے اٹھنے والی کھانسی کو ختم ہونے میں چند سیکنڈز تو لگے ہی۔ وہ بڑے متفکر انداز میں اسے دیکھے گیا۔ اب ٹھیک ہونا؟ ہاں، وہ ہلکے سے ہنس دی۔ دل ایک دم سے بہت ہلکا اور سکون آمیز ہوا تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ ایسی بے غرض سی توجہ اور محبت مس کر رہی تھی جس کی زین سے تعلق میں عادی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی بھولے کہ کس کام سے گھر سے نکلے تھے۔ باتیں باتیں باتیں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان میں دوبارہ کہیں ہمدانی کا نام نہیں آیا۔ کئی بار دونوں کے سیل فون بجے اور دونوں ہی نے مختصر سی بات کر کے نمٹا دیا۔ تو مختلف بیک گراؤنڈ اور مختلف دنیا کے لوگ، لیکن بیچ میں موجود کیمسٹری بھی ایک حقیقت تھی۔ وہ زین سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اس سارے سرکل میں وہ زین سے زیادہ کسی کے ساتھ خود کو ریلیکس نہیں پاتی تھی۔ کاش میں اپنی زندگی کے فیصلے بنا کسی دباؤ کے کر پاتی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے زین کی بات پر دھیان لگایا۔ ایک ہی وعدہ کیا تھا تم سے، افسوس زیادہ دن وہ بھی نہ نبھا سکا۔ کون سا وعدہ؟ اسے قطعی یاد نہیں تھا۔ یہی ساری زندگی سامنے نہ آنے کا۔ تہمینہ کے لب ہلکے سے کھلے اور بند ہوئے۔ ایک وہی تھا جو زندگی میں سیف کی جگہ کو شاید پر کر سکتا تھا، مگر رات کا دوسرا پہر بھی اختتام کو پہنچا جب فٹ پاتھ پر پھیلی کرسیاں میز سمیٹی گئی۔ 3 چڑھے سے اب تک دیگوں پر ٹھنا ٹھن بجتے ڈھکنوں کا شور تھما۔ پچھلی طرف سے چبوترے پر چکنائی اور سالن سے بھرے برتنوں پر مستقل گرتی پانی کی موٹی سی دھار بند ہوئی۔ گاہکوں کی آواز پر مستقل دوڑتے چھوٹے چھوٹے قدموں کو آرام آیا۔ راحت کدا کے موٹے سے مالک نے اپنا کیش باکس کھول کر دن بھر کی آمدنی کو گن کر قمیض کے نیچے پہنی ستری کی جیب میں منتقل کر کے سکون کی سانس لی، اور فضا میں خاموشی کا سکون بھرا احساس پھیلا۔ تب بینچوں کرسیوں کے اس ڈھیر کے پہلو میں ایک پھٹی سی دری پر لیٹے ہوئے قربان علی نے ذرا سی ہمت کر کے خود کو کوہنی کے بل اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہوئی جا رہی تھیں۔ آج من پسند کھانا بھی نصیب ہوا تھا اور من چاہا نشہ بھی پورا کیا۔ جیتی رہ جمیلہ، جب تک تو ہے مجھے کس بات کی فکر۔ سچ کہتے ہیں لوگ، فرما بردار بیوی بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے جمیلہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب آگے کئی دن کی بے فکری تھی۔ جو مٹھی بھر پیسے وہ اس بار جمیلہ سے لے کر آیا تھا ہمیشہ ملنے والے پیسوں سے زیادہ تھے، سو اس نے امانت کے طور پر راحت کدا کے مالک کے پاس رکھوا دیے تھے۔ اب ایک بوٹی اور پتلا شوربہ نہیں چلے گا۔ کڑاہی گوشت کا آرڈر کر دے میرے لیے، دوبارہ نہ کہنا پڑے مجھے۔ بہت رعب کے ساتھ اس نے یاد دہانی کروائی اور بری الذمہ ہوا۔ راحت کدا والے ویسے بھی اب اس کی تھوڑی سی عزت تو کرنے لگے تھے۔ صدا کے پھٹیچر قربان علی کی زندگی جمیلہ سے ملنے والے پیسوں کے صدقے آسان ہو رہی تھی، لیکن گھر سے نکالے جانے کا غم کسی گھاؤ کی طرح اب بھی تکلیف دیتا تھا۔ وہ صاف ستھرا ایئر کنڈیشن کمرہ اور سمندر کی طرف سے اٹھتی ہوائیں یاد آتی تو سارے زخم ہرے ہونے لگتے۔ نافرمان جہنمی اولاد، وہ منہ ہی منہ میں کتنی بار بڑبڑاتا۔ اصل حیرت تو اسے اس بات پر ہوتی تھی کہ جمیلہ جیسی وفا شعار عورت کی اولاد اتنی ہرجائی نکلی تو کیسے۔ سگریٹ کی پھر سے طلب ہو رہی تھی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک بار پھر وہی لفافہ ہاتھ سے ٹکرایا جو اس نے خود اپنے پاس بڑی حفاظت سے رکھ چھوڑا تھا۔ کیا بات ہے چاچا، بہت چھپ چھپ کر فوٹو دیکھی جا رہی ہے۔ کام کرنے والا ایک لڑکا کسی ضرورت کے تحت اٹھا تھا، قربان کو محو دیکھ کر پاس آ کھڑا ہوا۔ بکواس نہ کر، بیٹی داماد ہے میرے، بہت بڑا ڈائریکٹر ہے ٹی وی کا۔ مذاق کر رہا ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھتے، مجھے کیا پتہ نہیں ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی تو منگنی ہوئی ہے دونوں کی، ذرا دکھانا۔ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو قربان علی نے تیزی سے فوٹو پیچھے کیا۔ نہیں، بس دور سے ہی دیکھو، میلی ہو جائے گی۔ اس نے تصویر والا ہاتھ ہوا میں نچایا۔ چند دنوں میں کئی بار اس کی فخریہ نمائش ہو چکی تھی۔ یہ لڑکا شاید چھٹی پر تھا جو محروم رہ گیا تھا، سو بڑی اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا چل اب بھاگ یہاں سے، ان سے کہہ کر مجھے بھی کوئی کام دلوا دو نا ٹی وی پر، چھوٹا موٹا ہی صحیح۔ ہیرو ٹائپ ہیئر سٹائل والے اس لڑکے کی بڑی فطری سی خواہش تھی۔ ساری عمر احسان مند رہوں گا تمہارا۔ اچھا اچھا دیکھیں گے، جا ابھی تو آرام کرنے دے۔ بڑے مدبرانہ انداز میں اس نے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا اور کوہنی کے بل پھر سے نیم دراز ہوا۔ سو ثابت ہوا دنیا گول ہی ہے۔ تصویر پر نگاہ جماتے ہوئے قربان کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی۔ میری بیٹی کے حصے میں گھوم پھر کر تو ہی آیا جو میری حقیقت سے اوقات سے بخوبی واقف ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ فٹ پاتھ کے اس نیم روشن گوشے میں میلے کچیلے حلیے میں خود سے باتیں کرتا ہوا، خود سے ہنستا ہوا قربان علی پہلی نگاہ میں کوئی نیم پاگل شخصی محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ اس کا ظاہری حلیہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا تھا۔ نشئی، موالی، بھکاری، ہمدانی نے بھی اسے ایسا ہی سمجھ کر رحم کھایا تھا۔
कुर्बान अली ने पहली निगाह डालते ही उसे पहचाना था। उसकी याददाश्त यकीनन हैरत अंगेज थी। अब देखता हूँ किस तरह मुझे रखने से इनकार करती है तू तहमीना। कुर्बान अली की छोटी छोटी गदली आंखों में चमक तेज होती जा रही थी। आज हमदानी के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं तो इस बार मेरी नहीं तेरी औकात खुलेगी उस पर। वो बड़ी जोर से कहकहा लगाकर हंसा था। बहुत ऊंचा उड़ रही है ना, कहाँ तक जाएगी? ऊपर ऊपर। और फिर एकदम ही उसने हाथ से पर कुतरने का इशारा किया। नशा और भी तेज हुआ। जुबान की लड़खड़ाहट बंद होती आंखें वो चंद लम्हों में ही गाफिल हुआ था। अभी यहाँ सब मुंतज़िर ही थे कि उसके वापस चले जाने की इतला भी मिल गई। वो कब इस्लामाबाद से वापस आया और कब अमेरिका का टिकट कटाकर रुखसत हुआ। मिसिस अहमद और उनकी बहन कोई तसल्ली बख्श जवाब दे ही नहीं पाई। अजीब मतजाद और गोलमोल बातें। छुट्टी अचानक ख़त्म हो गई थी, वीज़ा ख़त्म हो रहा था, वगैरह वगैरह। जो भी था, बहरहाल एक चीज़ जो वाकई ख़त्म हुई थी वो था आपस का एतबार। वो इतनी जल्दी में था कि जाते हुए उसने हमसे मिलके जाना भी ज़रूरी नहीं समझा। किसी और को ना सही, रोमा को तो एक छोटा सा फ़ोन कर सकता था। बीवी है वो उसकी अब। सारा के लहजे में परेशानी तो थी ही, लेकिन बरहमी और भी ज़्यादा थी। किसी किसी वक्त तो हारून उसके बदलते हुए लबो लहजे पर चौंक चौंक जा रहा था। ज़ारा में बड़ी खामोशी से लेकिन वाज़े तब्दीली आती जा रही थी। कोई बात बुरी लगने पर अब वो पहले की तरह रोई रोई आंखों के साथ खामोशी से बैकग्राउंड में जाती नज़र नहीं आती थी, बल्कि अब वो वाज़े अंदाज में अपनी बरहमी का इजहार करती और खुलकर इख्तिलाफ़ राय सामने आता। उस वक्त भी जब हारून ने उसे ये समझाने की कोशिश की थी कि फ़ाखिर के वापस जाने पर उन्हें उसके घर वालों से बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो वो कह रही हैं उसे ना चाहते हुए भी तस्लीम कर लेना चाहिए, वो मानने को तैयार नहीं थी। आप जो मर्ज़ी समझें, मैं मिसिस अहमद को ज़रूर एहसास दिलाऊंगी कि उनका और फ़ाखिर का रवैया बेहद नामुनासिब है, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त है। बात और भी बिगड़ेगी। अभी तो वो फिर भी ये कह रही हैं कि बहुत जल्दी में जाना पड़ा है उसे, बाद में हो सकता है ये लिहाज भी ना रहे। वो दिल ही दिल में कायल तो था, लेकिन जितना मुमकिन हो दरगुजर से काम लेना चाह रहा था। आप क्यों भूल रहे हैं हारून की बात बिगड़ चुकी है। पहले दिन से ही उस लड़के ने अपना रवैया ख़राब कर रखा है। फिर भी अगर हम आंखें बंद रखेंगे तो शायद ज़्यादा नुकसान में रहेंगे। वो बहुत बददिल हो चुकी थी अब तक। कोई अच्छी उम्मीद कोशिश के बावजूद भी दिल में नहीं ठहर पा रही थी। दादी पहले ही नाराज़ हैं तुमसे। उस दिन मिसिस अहमद से जब तुमने रूडली बात की तो हाँ, आज उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर बुलाकर कहा कि शायद मेरी ही वजह से वो लोग इतने नाराज़ हो गए हैं कि फ़ाखिर ने हमसे जाते हुए मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसके लहजे में हल्की सी उदासी आ ही गई। खैर, ये तो उनकी ज़्यादती है। तुमने उस रोज़ जो भी कहा ठीक कहा, और आइंदा भी जो तुम करना चाहो ज़ारा, मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ होगी। दादी की बात को नज़रअंदाज कर दिया करो, वो बहुत परेशान है। मेरी तरफ देखो बस। हारून ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में थामा। मेरे लिए यही काफ़ी है, ज़ारा ने हल्के से कहा और उठ खड़ी हुई। अजीब बात थी कि अब जब वो अपने और उसके बीच आए फासले को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश में था, वो और भी दूर जाती महसूस होने लगी थी। हारून ने अक्सर उसे सोच में गुम पाकर पूछना चाहा, लेकिन वो बड़ी सफाई से कुछ नहीं कहकर टाल जाती। यूं ही रस्मी सी इधर उधर की बातें शुरू कर देती। हद तो ये कि उसने समिया का पीछा भी छोड़ दिया था। ना उसके हवाले से कोई जिक्र, ना वहम, ना ही खौफ। ये वाकई नॉर्मल हो गई है या फिर मुझसे अपने दिल की बात करनी ही छोड़ दी है। ज़ारा पर निगाह जमाते हुए उसने दिल में बार बार उठते इस ख्याल की हकीकत को तलाशना चाहा। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं नीचे जा रही हूँ। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वो बिल्कुल सादा से लहजे में पूछ रही थी। हाँ, हारून ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वो अगले ही लम्हे बाहर थी। सो हम एक दूसरे के करीब तो हैं, लेकिन साथ नहीं। बेड की पुश्त से सर टिकाते हुए हारून को यकीन सा हुआ। क्या है जो ज़ारा जैसी सादा और बुज़दिल लड़की को बदल रहा है? उसका बढ़ता हुआ अदम तहफ़्फ़ुज़, या फिर वो इतनी जिम्मेदार होती जा रही है कि ज़िंदगी को देखने का, बरतने का ज़ाविया भी बदल रहा है? वो सोचकर हल्के से मुस्कुरा दिया। जो कुछ भी है, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, ये तय है। ज़रा सा रुख मोड़कर उसने साइड टेबल पर रखी ज़ारा और अपनी शादी की तस्वीर की तरफ मोहब्बत से देखा। नीचे लाउंज में तन्हा बैठी ज़ारा किसी गहरी सोच में डूबी थी। रहमत बुआ किसी काम से वहाँ आई थी। बुआ, वो उन्हें आता देखकर चौंक गई। जी बेटा, वो करीब चली आई। दादी का मूड कैसा है अब? सुबह उनके सामने ही वो गुस्सा हुई थी, सो पर्दा कैसा? बुआ ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। तुम उनके गुस्से पर मत जाओ, वो परेशान है रोमा की वजह से, बल्कि हम सभी बेटा। बस तुम्हें और हारून को देखकर हौसला पकड़ते हैं। वो तो अभी पूछ ही रही थी तुम्हें। अच्छा, उसने हल्के से इस बात में सर हिलाया और उठकर दादी के कमरे में चली आई। वो सामने ही बेड पर बैठी थी। मिसिस अहमद को फ़ोन तो नहीं किया तुमने? उसे अंदर आते देखते ही उन्होंने बिना किसी तमहीद के सवाल किया था। नहीं, आपसे पूछे बगैर कैसे कर देती।
हालांकि वो यही करने नीचे आई थी, मगर दादी को और नाराज़ नहीं किया जा सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बेबसी से उसे देखने लगीं। ज़ारा को उन पर बेहद रहम आया था। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो जो अपने किसी बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, फिर रोमा को कैसे छोड़ देगा। कुछ बहुत अच्छा है जो ज़रूर होगा, यकीन करें मेरी बात का। दादी ने उसके बेरिया चेहरे पर चमकती अनोखी सी रोशनी देखी और दिल जैसे खुद ब खुद ही ठहरा था। इंशाअल्लाह, ज़ारा हल्के से मुस्कुरा दी। और ये मिसिस अहमद से ख्वामखा दबने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो बात बुरी लगे कह दिया करें साफ आप भी। आखिर वो भी तो इतना कुछ कह कर गई हैं। वो लड़के वाली हैं, कह सकती हैं, हमें तो सुनना ही है। फिर वही बात, किसने कहा है कि लड़के वालों की हर नाजायज़ बात भी सुनना ज़रूरी है। आपको तो उन्हें ठीक ठाक सुना देनी चाहिए थी जब फ़ाकिर की जाने का पता चला था। ज़ारा जितनी बार उन लोगों के रवैये के बारे में सोचती उतना ही कोफ्त में घिरती। बस यही तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, वक्त मौका देखे बगैर बोलना शुरू। अब मैं फिर कहूँगी कि उस दिन तुमने उन्हें। खैर अब छोड़ो, अभी अभी जो ताल्लुकात बहाल हुए थे उन्हें उसका खुद ही ख्याल आ गया। और ये हर बात समिया को बताने भी मत बैठा करें। रोमा को भी मना करें कि अपनी ससुराल और फ़ाकिर के बारे में कुछ बात ना किया करे समिया से। आपसे डरती है, आप कहेंगी तो मान जाएगी। उन दोनों के बीच रब्त को ख़त्म ना सही कम तो किया ही जा सकता था। और ज़ारा के नज़दीक अब इससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं था। फ़ाकिर और रोमा की ससुराल की बख्शी हुई टेंशन भी नहीं। मगर यहाँ इसी एक मौजू से आज तक सबसे ज़्यादा उस पर पहले ही फ़र्द जुर्म आयद थी, सो वह संभल कर बैठी। मैं क्या और मेरी मर्ज़ी क्या, अब तो तुम लोग बड़े हो घर के, किसी से मशवरा करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। सुबह अच्छा खासा गुस्सा कर लेने के बाद भी वो अभी तक नाराज़ थीं। आपने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया ना। उनके कंधे पर सर रखते हुए उसने इतनी मोहब्बत से कहा कि दादी चंद लम्हों के लिए तो खामोश ही रह गई। मैं क्या करूं ज़ारा, मुझे रोमा का ख्याल खाए जा रहा है। वो कितनी दुखी थीं और उससे कहीं ज़्यादा बेबस। उनके झुर्रियों भरे ज़ईफ़ चेहरे पर निगाह डालती तो दिल कटता था, लेकिन वही थी जो उनकी कमज़ोरी नहीं ताकत थी। उसने ज़िंदगी के इस रमज़ को एक एसाब शिकन दौर से गुजरते हुए सीखा था। एक है जो आपसे भी ज़्यादा फ़िक्र करने वाला है दादी। पहलू तही की गई थी, उस वक्त भी दादी ने हाथ के इशारे से बेजारी का इजहार किया था। अब ये समिया कहाँ से आ गई बीच में। वो बीच में कहाँ, वो तो सर पर सवार रहती है हर वक्त रोमा के। माना, लेकिन अब वो भी आखिर बचपन से आ रही है, आपस में मोहब्बत भी है। इस तरह कैसे मना कर दूँ रोमा को, और भी दिल ख़राब होगा उसका। ज़िंदगी ख़राब होने से तो बेहतर ही है, वो बेसाख्ता ज़ेरे लब बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? दादी ने सुना नहीं था, चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मैं मना करने को नहीं कह रही, थोड़ा सा कंट्रोल करने को कह रही हूँ। चलो कह दूँगी। उन्होंने फ़राख दिली से हामी भर ली। और ऐसा वो शायद ही करें। सारा को उस वक्त यकीन हुआ था समिया पर उन्हें जो झंझलाहट उस वक्त होती थी जब वो रोमा का रिश्ता ना होने की टेंशन में मुब्तला थी, अब ख़त्म हो चुकी थी। और अब इस नई खड़ी परेशानी में तो वो उनकी अच्छी खासी गमख्वारी कर रही थी। आखिर काश मैं किसी वक्त उन सबको उसका वो चेहरा दिखा सकूं जो मैं बखूबी देख चुकी हूँ। सारा ने बहुत दिल से दुआ की। मेरा तो ख्याल है कि कुछ दिन के लिए बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाए। देखते हैं मिसिस अहमद वगैरह खुद क्या कदम उठाती हैं। अभी गर्मा गर्मी में यूं ही बात बढ़ जाएगी। पहले ही काफ़ी परेशानी है। दादी के लिए सबसे बड़ी फ़िक्र यही थी, और ख़ुद उसके लिए भी तो। सारा ने हल्के से अस्वात में सर हिलाया।